तो देखिए, हमारा प्रॉब्लम है कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल वेपन्स के साथ। कन्वेंशनल वेपन्स वो है जो रवायती हथियार होते हैं, टैंक्स हैं, तोप्स हैं, गन्स हैं। तो अनकन्वेंशनल कहते हैं जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स नए हथियार हैं, अनकन्वेंशनल हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स में दो तरह के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम। यूरेनियम 235 ये आइसोटोप है। यूरेनियम नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट है और प्लूटोनियम जो है ये आर्टिफिशियली मेड प्रोडक्ट है। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इनसे अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं जो नुकसानात का बायस बनती हैं। और ये यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जो यूज़ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो हम उसको अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर लें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आप जाहिर है कि आप पे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन डिस्ट्रक्टिव पर्पस जो साथ लिखा है, ये इसका डिस्ट्रक्टिव पर्पस का मतलब ये है कि यू वांट टू मेक एन एटम बॉम्ब, तो इस पे पाबंदी है। इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर दिस पर्पस, ये आप पे बैन है। तो यूरेनियम और ये कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए फार्मूला क्या है, यूरेनियम 235 इसका कितने परसेंट एनरिचमेंट होनी ज़रूरी है, गाढ़ापन होना ज़रूरी है, कंसंट्रेशन लेवल ज़रूरी है, दैट इज़ 4%। लेकिन डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं तो उसका 93%। इसलिए जब भी अगर किसी कंट्री का न्यूक्लियर प्रोग्राम 4% एनरिचमेंट पे रहेगा तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4% से क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस, आर यू हेडिंग टूवर्ड्स मेकिंग द बॉम्ब। तो दैट इज़ द इशू। ईरान का इशू आपके जहन में होना चाहिए कि ईरान कहता है मेरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। तो अगर ईरान का न्यूक्लियर पीसफुल पर्पसेस के लिए है तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट क्यों कर ली है। उसके लिए तो 4% तक रहना चाहिए था उसको। तो ये इशू है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, जिसमें डिबेट है और जिसमें कन्फ्यूजन है और जिसमें अमेरिका और इजराइल समझते हैं कि ईरान एडमिट नहीं कर रहा लेकिन ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। अच्छा, ये फिर वाई द नेशंस दे परसू न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, ये नेशंस एटम बम बनाने की कोशिश क्यों करती हैं? मेरा ख्याल है इसका बड़ा सीधा सा आंसर है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स। आपको पता है एवरी नेशन इज़ कंसर्न्ड अबाउट इट्स सिक्योरिटी, वेदर स्मॉल और बिग। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर राइट एवरी कंट्री इज़ इनसिक्योर and therefore every country tries to acquire the latest technology, latest weapons। इस हवाले से न्यूक्लियर वेपन चूँकि लेटेस्ट हैं तो इसलिए वो नेशन जो है वो उसको एक्वायर करने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी अचीव हो जाए और कोई उनके ऊपर अटैक ना कर सके। क्योंकि जब आप न्यूक्लियर होते हो तो उससे दो चीज़ें आती हैं सामने। एक तो ये है कि डेटरेंस क्रिएट होती है। डेटरेंस का मतलब होता है कि बराबरी, एक तरह की कह लीजिए, आप भी बराबर हो मैं भी बराबर हूँ। डेटरेंस मीन्स कि इफ़ यू अटैक मी आई कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू, तो अब दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक क्लाशनकोफ हो और मेरे पास एक खंजर हो तो ये डेटरेंस नहीं है।
जिसके पास खंजर है वो वीक है, और जिसके पास क्लाशनकोफ है वो ही कैन किल मी विद जस्ट वन बर्स्ट। तो ये इम्बैलेंस है। लेकिन अगर आपके पास भी क्लाशनकोफ है और मेरे पास भी क्लाशनकोफ है, नाउ वी आर बैलेंस्ड। अगर आप मुझ पे अटैक करेंगे तो मुझे पता है मैं भी वही अटैक आप पे कर सकता हूँ और वही नुकसान आपको भी पहुँचा सकता हूँ। तो ये फिर दोनों बराबर होंगे। ये डेटरेंस क्रिएट करते हैं कि फासले पे रहना, एक दूसरे को अवॉइड करना, जंग को ना करना, क्योंकि आप दोनों उस जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेटरेंस क्रिएट करते हैं कि जब आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जंग करें। अगर हमने जंग की तो हम दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। वो एक शेर भी है, खुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। जो बस दोनों डूब जाएंगे। तो डेटरेंस इस तरह से काम करती है कि फिर आप अटैक नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान इंडिया के केस में बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि अभी जो रीसेंट वॉर हुई इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों मीडिएशन कराई? बिकॉज वी वर क्लोज टू एक्सचेंज द न्यूक्लियर वेपन्स। और हमारे दरमियान, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी क्लैश हुए हैं, राइट, हम फुल फ्लेज वॉर में नहीं गए, क्योंकि उससे पहले हम रुक जाते थे बिकॉज ऑफ द डेटरेंस के दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंस किस तरह से क्रिएट होती है? जब दो तरह की कैपेबिलिटीज़ आपके पास हों, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। फर्स्ट स्ट्राइक ये है कि इंडिया हम पे अटैक करे और हमको डिस्ट्रॉय कर दे, फर्स्ट स्ट्राइक। सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि फर्स्ट स्ट्राइक अगर एटॉमिक वेपन इंडिया यूज़ करता है तो आपके पास फिर भी आपके एटॉमिक वेपन जो है वो आपके कुछ बच जाए, सेफ रह जाए, और उससे फिर आप बदला लें और सेकंड स्ट्राइक करें इंडिया के ऊपर। दैट वुड बी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और फिर आप तो तबाह हुए, अब सेकंड स्ट्राइक से आपने इंडिया को भी तबाह कर दिया। इसलिए फर्स्ट स्ट्राइक नहीं होती, इसलिए कि नेशंस के पास, जिनके पास वेपन्स हैं, उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। इसलिए दोनों स्ट्राइक्स नहीं करते, ना फर्स्ट स्ट्राइक होती है ना सेकंड स्ट्राइक होती है। तो इस वेपन पे दोनों के दरमियान पीस रहता है या फुल फ्लेज वॉर नहीं होती। और एक तो ये वजह होती है। दूसरा प्रेस्टीज का इशू होता है। जैसे इंडिया इस वक्त एक बड़ी पावर है, एटॉमिक पावर है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, उसका इंटरनेशनल इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया वांट्स टू बी दी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इस वक्त 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो की पावर है, और उसके बाद ये छठा इंडिया होगा अगर इसको परमानेंट मेंबर मिले। तो ये प्रेस्टीज इशू भी होता है कि आप वकार के लिए, अपने इमेज के लिए यू वांट टू मेक अ बॉम्ब। अच्छा जी, अब बात ये है कि फर्स्ट फेज ऑफ प्रोलिफरेशन में न्यूक्लियर स्टेट्स कैसे वजूद में आई। ये पहली जो प्रोलिफरेशन का मतलब है फैलाव। तो ये फैलाव जो है ना, ये 2 फेजेस में है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में। तो फर्स्ट फेज में प्रोलिफरेशन में 5 ममालिक हैं। हम देखेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बनते हैं। तो टू स्टार्ट विद, वी स्टार्ट विद अमेरिका, एंड अमेरिका बिकेम द फर्स्ट पावर इन द वर्ल्ड टू बिकम न्यूक्लियर। And not only that America became nuclear, America also used the atomic bombs at Hiroshima and Nagasaki to end the Second World War. And so America became the only power in 1945. उसके बाद अमेरिका चाहता था कि मेरी मोनोपोली रहे, मेरी इजारादारी रहे, और कोई और मुल्क न्यूक्लियर ना होने पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हमने फिर ग्रेजुअली देखा सोवियत यूनियन बिकेम न्यूक्लियर इन 1949, ग्रेट ब्रिटेन बिकेम न्यूक्लियर इन 1952, फ्रांस बिकेम न्यूक्लियर इन 1960, एंड चाइना बिकेम न्यूक्लियर इन 1964।
So by 1964, there were 5 states who had emerged nuclear. Therefore, at that time, the big powers, they became concerned, and United Nations became concerned that this is a dangerous development and the world is heading towards a more chaotic situation. एक और बहुत बड़े इंतशार की तरफ बढ़ रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क न्यूक्लियर हो रहे हैं, तो इसको स्टेज के ऊपर कोई स्टेप्स लेने चाहिए। तो फिर एफर्ट्स एट नॉन प्रोलिफरेशन स्टार्ट होती हैं। चाइना के न्यूक्लियर होने के बाद जब ये 5 पावर न्यूक्लियर हैं, इसको फर्स्ट फेज़ ऑफ प्रोलिफरेशन हम कहते हैं, पहली 5 न्यूक्लियर पावर्स। तो उसके बाद तो ये 1960s के बाद अल्टीमेटली ये स्टेट्स बहुत सी एफर्ट्स करती हैं। मैं उसमें आपको सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो NPT है आपके CSS के हवाले से, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है सिर्फ NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बाकियों को आप इग्नोर कर दें और हम देखेंगे NPT कितना इम्पोर्टेंट है और NPT का क्या रोल है। NPT, आइए अब नाउ दिस एफर्ट्स एट नॉन प्रोलिफरेशन, और ख़ास तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, विच वॉज साइंड इन 1968, 190 सिग्नेटरीज, और इसमें सारी जो सिग्नेटरीज थी, जो नेशंस थी, उन्होंने फ़ैसला किया कि वी विल नॉट गो फॉर प्रोलिफरेशन, हम न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं करेंगे, हम डिसआर्मामेंट को प्रमोट करेंगे और सिविलियन न्यूक्लियर डील, पीसफुल न्यूक्लियर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए हम यूज़ करेंगे। लेकिन अब इसको ये 190 कंट्रीज ने साइन किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ डिफेक्ट्स थे NPT में, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन रुकी नहीं। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट फेज़ में मज़ीद कुछ ममालिक जो हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन जाते हैं, यानी कि सेकेंड फेज़ ऑफ फैलाव। और उसमें जो सेकेंड फेज़ है NPT का फेल होना, उसमें इंडिया है, उसमें इज़राइल है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें नॉर्थ कोरिया है, और उसमें ईरान का क्वेश्चन मार्क है। अंडरस्टैंड? तो ये इनका न्यूक्लियर होना ये सेकंड स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन है, जबकि NPT साइन हो चुकी थी, और ये 1968 के बाद ये ममालिक जो हैं ये न्यूक्लियर होते हैं। तो ये कैसे होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि NPT के डिफेक्ट्स। NPT में पहला डिफेक्ट तो ये था कि 3 मुल्कों ने तो साइन ही नहीं किए। एक पाकिस्तान ने साइन नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, और इजराइल ने नहीं किया। अब इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? इंडिया ने कहा कि हमारी राइवलरी है किसके साथ? चाइना के साथ, और चाइना के पास एटम बॉम्ब है, इसलिए हमें ख़तरा है, हम इनसिक्योर हैं, इसलिए हम ये साइन नहीं करेंगे और हम न्यूक्लियर होंगे। और इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरा मुल्क पाकिस्तान ने कहा कि चूँकि हमारी इंडिया के साथ राइवलरी है और इंडिया NPT साइन नहीं कर रहा, तो इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तीसरा इजराइल ने कहा कि चूँकि मुझे इस पूरे ख़ित्ते में इनसिक्योरिटी है, तो इसलिए मैं भी साइन नहीं करूँगा, तो इजराइल ने भी साइन नहीं किए। तो 3 तो ये केस हो गए, ठीक है जी, कि 3 countries that did not sign: India, Pakistan and Israel. And India became nuclear in 1974 and 1998, Israel in 1987, Pakistan in 1998, and then there was another country which became nuclear in 2003, North Korea. नॉर्थ कोरिया का मैं आगे आपको दिखाऊंगा मैप में। नॉर्थ कोरिया का भी इशू क्या था? इनसिक्योरिटी। और उस इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए ये सिग्नेटरी था, इसने NPT साइन की हुई थी,
और इसने NPT से विड्रॉ कर लिया अपने आप को। देखिए ये इन्होंने साइन, नॉर्थ कोरिया ने साइन किया हुआ था NPT, तो उसने कहा था कि मैं वेपन नहीं बनाऊंगा, लेकिन 2003 में उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। उसने कहा मैं NPT से बाहर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी है, मेरे चारों तरफ जो स्टेट्स हैं वो मेरे लिए ख़तरे की घंटी बजा रही हैं, तो इसलिए मुझे न्यूक्लियर होना है। और वो विड्रॉ हो के 2003 में वो भी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए उसने। और तो इस तरह से ये नेक्स्ट केस है ईरान का। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये भी 2003 में एक्सपोज हुआ था, और उस वक़्त जब अमेरिका को पता चला था 2003 में, तो ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट लेवल था वो 20% था। तो 20% पे इतना शोर मचा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वाई ईरान हैज़ क्रॉस्ड द पीसफुल लिमिट ऑफ 4%। और अब ईरान के पास ये जवाब ये था कि भाई मुझे कुछ रिसर्च बेसिस की वजह से और कुछ मज़ीद डेवलपमेंट के लिए मैं 4% से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन मैं एटम बॉम्ब नहीं बना रहा। लेकिन ईरान जो वेस्ट था इट वाज नॉट सेटिस्फाइड, और ईरान कॉन्स्टेंटली वहाँ फ्रिक्शन रही वेस्ट वर्सेस ईरान। और अल्टीमेटली फिर हमें ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि ईरान ने तकरीबन 400 किलोग्राम यूरेनियम, खासी बड़ी मकदार, जिससे 15 से 20 एटम बॉम्ब बन सकते हैं, वो उसने 60% एनरिचमेंट कर ली है। और उसके बाद हमारे पास जो आखिरी खबरें आई थी, ईरान ने कुछ किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम जो है वो 83% एनरिचमेंट भी कर ली थी। तो इसलिए ईरान की ये प्रॉब्लम थी कि वेस्ट जो था वो समझ रहा था कि ये एटम बॉम्ब बना रहा है, और ये एटम बॉम्ब ईरान के इज़राइल के लिए ख़तरनाक है। ये एटम बॉम्ब जो है जो अमेरिकन एलाइज़ हैं मिडल ईस्ट के अंदर, यानी कि जो सुन्नी स्टेट्स हैं, जो सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर हैं, ये तमाम अमेरिकन एलाइज़ हैं, अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। और ये सुन्नी स्टेट्स ये इसको शिया बॉम्ब समझते थे, और ये समझते थे कि ये ईरान जो है इसका एजेंडा है कि अपना जो इसका इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जो मैंने पिछली तरफ दिखाया था 1979 में, तो ईरान इनका ये ख्याल था कि वांट्स टू एक्सपोर्ट its Shiaism in rest of the region। तो इसलिए जो सुन्नी स्टेट्स थी they also became concerned कि Iran should not become the nuclear weapon state। So these were the issues, and we saw that the NPT could not stop the proliferation of the nuclear weapons। और अब थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता हुआ कि देखिए नॉर्थ कोरिया का मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम क्या था। ये देखिए नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है, ये साउथ नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर। तो नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे अमेरिका वाज परमानेंट, अमेरिकन फोर्सेस वर परमानेंटली डिप्लॉयड इन दिस रीजन। Why? After the end of the Second World War, America had two allies in the region, South Korea and Japan. And for their protection, for their security, more than 60,000-70,000 American soldiers, they were permanently deployed in this region. And therefore, North Korea, which was only socialist state or communist state in the region, right, felt threatened by the American presence, and considering that America has also nuclear weapons and America also supports South Korea and Japan, so North Korea felt insecure, and that's why North Korea decided to withdraw from NPT and made the bomb। तो इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये इसके न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं, ये उसकी रेंज बढ़ाते चले गए, उसकी रेंज बढ़ाते चले गए और ख़तरनाक हद तक बढ़ाते चले गए।
और इन्होंने कहा कि हम कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अपना अबेंडन नहीं करेंगे और हम इसको जब मर्ज़ी होगा हम यूज़ करेंगे। हमने अपनी मिलिट्री को अथॉरिटी दे दी है। ये न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया का ये इशू इतना ज़्यादा था कि देखिए ये नॉर्थ कोरिया कि इट बिकेम अ थ्रेट नॉट ओनली फॉर द नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक साउथ कोरिया एंड जापान बट ऑल्सो इवन फॉर दी वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मिसाइल की रेंज को बढ़ाता हुआ, जैसे ये 1000 किलोमीटर की रेंज है, तो ये आप देखें इसमें साउथ कोरिया पार्शली जापान आ रहा है। फिर उसके बाद ये आप बड़ी रेंज है 2000 किलोमीटर की, और 2000 में जापान और ये साउथ कोरिया मुकम्मल तौर पे तबाह हो रहे हैं। फिर ये 4000 की रेंज पे लेके जाते हैं। अब ये 6000 की रेंज पे ले गए हैं। 6000 की रेंज का मतलब ये है कि इधर से ये रशिया को भी टारगेट कर सकता है, अलास्का को भी टारगेट कर सकता है, कनाडा को भी टारगेट कर सकता है, और ये जो अमेरिकन स्टेट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया और हवाई, ये इनको भी टारगेट कर सकता है, और पार्शली ऑस्ट्रेलिया को भी टारगेट कर सकता है। तो इट हैज़ बिकम अ बिग थ्रेट। और यही वजह है कि अमेरिका जो है इसको भी अटैक क्यों नहीं करता, क्योंकि अमेरिका समझता है कि नॉर्थ कोरिया इज़ फुली न्यूक्लियर एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड इट हैज़ ऑल्सो द कैपेबिलिटी दैट इट कैन स्ट्राइक इवन अमेरिका एंड इट्स एलाइड, सो दे ऑल विल बी किल्ड। तो इसलिए अमेरिका उस पर अटैक नहीं करता। तो ये इस तरह से, और इस नॉर्थ कोरिया के बढ़ते हुए कंसर्न्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट था अमेरिका का 2017 से 2021 में, तो उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप ने विज़िट किया नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग यून, जो एक डिक्टेटर है और एक अनडेमोक्रेटिक लीडर है, और फर्स्ट टाइम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतनी कर्टसी शो की कि ही पेड द विजिट टू दिस रीजन टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। और 2 मीटिंग्स हुई उनकी, एक सिंगापुर में हुई, एक वियतनाम में हुई, लेकिन वो अलग बात है कि दोनों के दरमियान पैचअप नहीं हो सका। लेकिन इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट इन द हिस्ट्री दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज सो मच कंसर्न दैट ही ट्रेवल टू नॉर्थ कोरिया। ओके, तो ये नॉर्थ कोरिया की ये अब ये थ्रेट है और ये इस खत्ते की ये निशानी है। इसीलिए जब हम इसके रिस्क ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़ाहिर है कि ये नॉर्थ कोरिया की वजह से ये साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, और अदर एरियाज़, और जिसकी वजह से हमें ये भी डर है कि इसकी वजह से साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर हो सकते हैं, जापान भी न्यूक्लियर हो सकते हैं। अमेरिका ने इनको कहा है कि मैं आपको टेक्नोलॉजी दे दूंगा। इसका मतलब है इसकी वजह से मज़ीद प्रोलिफरेशन होगी और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अभी भी किसी वक्त हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया अटैक कर सकता है, और अगर ये एक्वायर कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन तो फिर तो न्यूक्लियर क्लैश होगा ना सीधा सीधा। अच्छा, इसी तरह हम अब आगे आते हैं कि ये ईरान का मैं इशू आपको बता चुका हूँ कि 4%, 20% एंड देन 60%। तो ईरान के साथ नेगोशिएशंस ईरान के साथ स्टार्ट की थी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने अर्ली 2000 में, लेकिन वो उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और फाइनली 2009 में दोबारा एफर्ट्स की गई नेगोशिएशंस की, और फिर एग्रीमेंट साइन आ गया जो कि बहुत मशहूर एग्रीमेंट है JCPOA 2015, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और इसके तहत ईरान ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको विड्रॉ कर लेगा, और जो एनरिच यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम कहते हैं 20% एंड प्लस, कि जो एनरिच यूरेनियम है वो उसको किसी और मुल्क भिजवा देगा। तो ईरान, यानी कि ईरान ने अपना
जो राइट था वो सरेंडर किया, और ईरान ने कहा फ्यूचर में मैं नॉट मोर देन 4% एनरिचमेंट पे नहीं जाऊंगा। और उसके रिजल्ट में आपके जो वेस्टर्न सैंक्शन लगी हुई थी ईरान के ऊपर, वो उनमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये वही GCPOA है कि जो कि ईरान के साथ सेटलमेंट हो गई थी वेस्ट की, कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एडमिट नहीं करेगा। लेकिन 2018 में मैंने आपको बताया कि 2017 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ये ईरान चीट कर रहा है, ईरान एग्रीमेंट करने के बावजूद ईरान जो है वो वॉलेट कर रहा है एग्रीमेंट को, और ईरान सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रखे हुए है। और जिसकी वजह से, और उस पर नेतन्याहू ने प्रेशर डाला था जो इजराइल का प्रेसिडेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं, JCPOA से विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। ईरान जो है वो और एग्रेसिव हो गया। ईरान ने कहा हम रिटेलिएट करेंगे, अब तो हम वाकई न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएंगे। और ये इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कशीदगी है, वो बढ़ गई। अमेरिका एंड इजराइल ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन दी अदर साइड। और उसके बाद बाइडन की गवर्नमेंट आती है। बाइडन जो है वो 2021 में आता है। बाइडन कहता है मैं दोबारा से JCPOA को साइन करूंगा और ईरान के साथ एग्रीमेंट डील करूंगा। तो बाइडन के दौर में 1.5 साल टॉक्स होती रहीं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं मिला। और फिर अभी द मोस्ट रिसेंटली अब ट्रंप दोबारा आ जाता है, और ट्रंप दोबारा इस इशू को लेके चलता है। और अब आपके सामने ट्रंप के सामने अभी फरवरी 25 में डोनाल्ड ट्रंप आया, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी ईरान का जो इनकी जो इंटेंशंस हैं वो ठीक नहीं हैं, और ये एक थ्रेट है ख़त्े के लिए, इसलिए मैं टॉक्स इनके साथ दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ। एनीवे, तो अप्रैल से टॉक स्टार्ट हुई, और 5 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुकी थी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। और छठी जो टॉक थी दैट वाज एक्सपेक्टेड, और उस टॉक से 2 दिन पहले इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब ये हम ईरान के ऊपर सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर लें कि ईरान पे क्यों अटैक हुआ, कि जी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसके डिस्ट्रॉय करने हैं और रजीम चेंज करनी है, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन्स को परसू कर रही है। और ये जो रजीम है ये थ्रेट है इजराइल के लिए और अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए और सुन्नी स्टेट्स के लिए। और उसके बाद फिर अमेरिका भी स्ट्राइक करता है। अभी आपके सामने अमेरिका ने स्ट्राइक की है। उनके जो वो B-2 बॉम्बर्स हैं, जो बहुत हैवी बॉम्बर्स हैं, वो अमेरिका से चले 18 घंटे की फ़्लाइट के बाद वो यहाँ पे ईरान की साइट्स, जो 3 साइट्स हैं, इस्फहान, नताज और फोर्डो, और इनको बम्बार्ड करते हैं। और ये जो अमेरिका का मैंने आपको बता दिया था, फोर्डो जो है वो बहुत डीप रूटेड है, माउंटेन्स के अंदर है, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका जो है, उनके जहाज़ जो हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, और इसीलिए वो B-2 बॉम्बर्स भेजे गए और 14 बॉम्ब जो हैं वो गिराए गए। और अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि हमने उनके न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है उनकी ऑल टुगेदर तबाह कर दी है, ऑब्लिटेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जबकि ईरान का कहना है कि नो डैमेज डन, बिकॉज ईरान कहता है कि वो जितना भी 60% प्लस एनरिच यूरेनियम था, 400 किलोग्राम प्लस यूरेनियम, हमने उनको वहाँ से पहले ही ट्रांसफ़र कर लिया था। और सैटेलाइट की इमेजेस में वो बाकायदा नज़र भी आ रहा है कि ईरान के ट्रक्स जो हैं वो मटेरियल लेके वहाँ से किसी और मुकाम पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने सक्सेस अचीव कर ली है, हमने ईरान का प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इजराइल ने भी कहा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और लेकिन ईरान कहता है कि वी आर सेफ। अब डिबेट है कि ईरान अब दोबारा से न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इस पे टॉक्स हो रही हैं। अमेरिका कह रहा है और इजराइल कह रहे हैं कि नहीं, हमने उनकी कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी हैं, जबकि जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिचमेंट वो सेफ़ हैं। और अब ईरान रिटेलिएशन में
और ज़्यादा एफर्ट्स अपनी इन्हांस कर देगा एटम बम बनाने के लिए। सो इसलिए इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कोई एविडेंस नहीं दिया है अभी तक, कोई प्रूव नहीं दिया है कि ये जो साइट्स हैं ये वाकई डिस्ट्रॉय हुई हैं। तो ये ईरान का ये इशू है और ईरान का जो थ्रेट है। और अगर ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन अगर बना लेता है तो फिर सऊदीया भी बनाएगा, यूएई भी बनाएगा, ओके, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि फिर मिडल ईस्ट में दे वुड बी मोर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, फिर सऊदीया भी बनाएगा और ये भी बनाएंगे, और ये उन्होंने वार्निंग दे दी हुई है, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान की वजह से वी मे हैव मोर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ठीक हो गया। अब तीसरा जो प्रॉब्लम है कि जो एक और जो ये कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि टेररिस्ट। और कि ये टेररिस्ट क्या थे, अगर ये वेपन चढ़ जाते हैं तो दे विल यूज़ दैम। और इस हवाले से पाकिस्तान का नाम दिया जाता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टेररिस्ट जो हैं वो बहुत धंधनाते फिर रहे हैं। अगर आपको 4-5 साल पहले का अगर पता हो तो आपको पता हो कि स्वात में जो तालिबान ने अपनी हुकूमत बनाई थी वो इस्लामाबाद से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर रह गए थे, और पॉसिबिलिटी थी कि वो इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल में इसका मतलब है कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स पे भी कब्ज़ा हो सकता था। और तो ये एक थ्रेट था कि जिसकी वजह से कि अगर इनके हथे चढ़ गए तो ये they will use the nuclear weapons. The next issue or the next possible conflict, that is the South Asian region, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का जो भी न्यूक्लियराइजेशन है ये आप पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये साउथ एशिया भी बहुत सेंसिटिव एरिया है। आपको पता है कि बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है दैट इज़ फिल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एग्रेशन और वायलेशंस ऑफ द एग्रीमेंट्स, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर फ्रेंडशिप हैज़ डिक्लाइंड, एंड एट द मोमेंट द फ्रेंडशिप इज़ वेरी लो। और उसकी वजह आपको पता भी है कि अभी फिर हमारे यहाँ जब से ये न्यूक्लियर वेपन हुए हैं 1998 से, उसके बाद से दुनिया समझती है कि सबसे जो ख़तरनाक खिता है वो साउथ एशिया है, क्योंकि दोनों के दरमियान इतनी कशीदगी है और इनके दरमियान कश्मीर का इशू इतना ज़्यादा बर्निंग है कि ये उसके ऊपर लड़ेंगे ही लड़ेंगे और ये न्यूक्लियर वेपन जो एक्सचेंज होंगे। तो दुनिया समझती है कि इफ़ द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस इट वुड बी इन साउथ एशिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये अलग बात है कि हमने रिस्ट्रेन किया है, हमने अवॉइड किया है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। बहुत से मौके आए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1998 के बाद। इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 में, 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था। लेकिन आप न्यूक्लियर वॉर तक नहीं पहुंचे थे। अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान ने मरसूस ऑपरेशन किया, तो उस वक़्त कशीदगी इस लेवल तक चली गई थी कि देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बात वहाँ तक पहुँच गई थी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, जिसने शुरू में कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू इंटरवीन इनटू देयर अफेयर्स, इट इज़ नॉट आवर बिजनेस, तो ही देयरफॉर हैड टू इंटरवीन एंड ही स्टॉप द वॉर। और तो ये आइंदा भी दोनों के दरमियान ये ख़तरा मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी ने क्या कहा है। मोदी ने कहा है कि न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन क्या है। मोदी ने कहा है, इफ़ नेक्स्ट टाइम एन एक्ट ऑफ टेररिज्म टेक्स प्लेस ऑन इंडिया सॉइल, इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। अब ये उसने ये डॉक्ट्रिन बना दी है
कि अगर अब टेररिस्ट का अटैक हुआ तो अब हम फुल फ्लेज वॉर पे चले जाएंगे। और सेकेंडली मोदी ने ये भी कहा है कि ये पॉज है, ये टेम्परेरी सीज़ फायर है, हम दोबारा से अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ख़तरात मौजूद हैं अभी, और ये मोदी की ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इसकी रोशनी में हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि भी दोबारा से वॉर नहीं हो सकती इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इतना आसानी से ये वॉर हो सकती है क्योंकि एक टेररिस्ट जो है वो अटैक कर देंगे तो उसके बाद इंडिया विल डिक्लेयर वॉर। Then what will happen again? Now you can imagine the consequences. तो इसलिए साउथ एशिया जो है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एरिया इन दिस रिगार्ड। तो उसके बाद ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को चलिए आप छोड़ दें। उसके बाद अमेरिका की अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी, अमेरिका की अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी कि जनाब हमारे लिए कि न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन इज़ नेसेसरी, कि हमें अपग्रेडेशन इज़ नेसेसरी। आपने इन वॉर में देखा किस तरह से चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, किस तरह से फ्रांस की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और फिर यूक्रेन में किस तरह से लेटेस्ट वेपन यूज़ हो रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम अपग्रेडेशन हैं। तो यहाँ पे एक वेपन्स की अपग्रेडेशन हो रही है, उसी तरह न्यूक्लियर अपग्रेडेशन भी हो रही है। और ये यूएस ये प्ली ले रहा है कि हमें चाइना से रिस्क है कि चाइना मॉडर्नाइज कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है। हमें रशिया से ख़तरा है, रशिया न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है, और इसलिए हमें अपने आप को उस लेवल तक रखना है। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका की ये पॉलिसी 5 साल के लिए बनती है, NPR, न्यूक्लियर पोस्चर रेवेन्यू, NPR। तो 2022 में बनी, 2027 तक ये चलेगी कि वाई वी आर मॉडर्नाइजिंग दी न्यूक्लियर वेपन। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये $100 बिलियन 2024 में आप देख लीजिए, ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि न्यूक्लियर बजट बजाय कम करने के या स्टॉप करने के, दिस इज़ द बजट। और उसमें देख लीजिए अमेरिका का बजट 50% है, और उसके बाद बाकी कंट्रीज़ को भी देख लीजिए, हु आर द अदर कंट्रीज़ हु आर अपग्रेडिंग देयर न्यूक्लियर वेपन। इसका मतलब है कि रेस अभी रुकी नहीं है। ओके, उसके बाद ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए भी पॉसिबल है कि ये जो बिग पावर्स राइवलरी चल रही है, बिग पावर्स राइवलरी में 3 मुल्क हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। तो ये तीनों के दरमियान जो कोल्ड वॉर चल रही है, और इसमें ये वेपन्स अपने अपग्रेड किए जा रहे हैं। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि भी ये कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया तो फिर क्या बनेगा। और आपको जब हम आगे जाएंगे तो हम देखिए साउथ चाइना सी में जो चाइना की मिलिट्री डेवलपमेंट है, हम उसको पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह पॉसिबिलिटी ऑफ क्लैश है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर हैं। तो इसी तरह ये चाइना अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, रशिया अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है, तो ये भी लगे हुए हैं दौड़ में, और अमेरिका जो है वो भी लगा हुआ है। इस हवाले से ये तमाम इश्यूज़ हैं, ये तमाम इंडिकेट कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर रिस्क को, कॉन्फ्लिक्ट्स के रिस्क को और पॉसिबिलिटी में। तो इसलिए अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त हम आपको ये अब आ जाइए, यूक्रेन वॉर जो चल रही है फरवरी 22 से चल रही है, और अमेरिका और प्यूटन कई दफ़ा थ्रेट कर चुका है कि वी विल यूज़ द न्यूक्लियर बॉम्ब इफ़ वी डोंट अटेन द विक्ट्री। नाउ अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बाय अ लीडर। और उन्होंने कहा कि वी विल स्ट्राइक ऑन यूके बिकॉज दीज कंट्री, यूरोपियन कंट्री, दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन, तो वी विल स्ट्राइक ऑन देम। और फिर प्यूटन ने बाकायदा जो रशिया का नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन का, बेलारूस जो है, वहाँ पे
उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल भी कर दी हैं। सो अगेन दिस इज़ नॉट अ हेल्दी डेवलपमेंट। और रशिया ने कहा कि वी विल यूज़ द न्यूक्स इफ़ वी डोंट अचीव द विक्ट्री। तो ये जो 3.25 साल या 2.5 साल हो गए हैं, फरवरी से 22 से ये फरवरी बल्कि 3.25 साल हो गए हैं, तो ये वॉर चल रही है और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। तो देयर इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे ये वेपन यूज़ करेंगे। अब उधर से आप देखें कि आपको मैं बता चुका हूँ कि नेटो में अमेरिका भी था, और जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है उसने कहा है कि हम नेटो को सपोर्ट नहीं करेंगे, नेटो अपने एक्सपेंसेस खुद उठाए, अपना डिफेंस जो है वो खुद अपना मेंटेन करे। और इसी तरह यूरोप को जो एश्योरेंस दी हुई थी यूरोप की सिक्योरिटी के लिए कि अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूज़ होगा, अमेरिका उनको न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करेगा। ऑल्दो फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के पास बड़े वेपन्स हैं और अमेरिका ने उनको एश्योरेंस दी हुई थी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर उनको सपोर्ट नहीं करता है तो अब यूरोप के अंदर भी बड़ी तशवीश है कि हम किस तरह से, फ्रांस लीड कर रहा है इस वक्त यूरोपियन यूनियन को, कि हम किस तरह से अपने आप को न्यूक्स को बेहतर करें या न्यूक्लियर डेवलपमेंट को एनहांस करें। और क्योंकि इस वक्त हम 2 ममालिक हैं, यूके और फ्रांस, तो हमें आगे आना चाहिए और हमें बाकी मुल्कों के लिए भी हमें इसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना चाहिए। तो यूरोप इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज्ड एंड नर्वस because of the development of nuclear this Ukraine war। तो आइए हम अब तो ये बढ़ते हैं न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। जो अब मैंने आपको जो इस पूरी बैकग्राउंड का खुलासा बताने लगा हूँ कि वाई देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि न्यूक्लियर वॉर। तो पहली बात तो ये है कि आप समझ गए हो इंडिया पाकिस्तान वॉर, ओके, एंड मोदीज डेंजरस डॉक्ट्रिन, ओके। नंबर 2 यूक्रेन वॉर, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बैकग्राउंड बता दिया। उसके बाद नंबर 3 न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या है कि वी विल अटैक एंड वी विल अटैक एंड वी विल अटैक इफ देयर इज एनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू नॉर्थ कोरिया। उन्होंने बहुत थ्रेट्स दी हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई थ्रेट्स देता है ना कोई लीडर, वो मोदी नहीं है, वो आसिम मुनीर नहीं है, वो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है किम जोंग यून। वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटमेंट्स देता है कि जनाब हमने डिप्लॉय कर दिए हैं, हमने अगला एक्सपेरिमेंट कर दिया है, हमने मिसाइल कैपेसिटी एनहांस कर ली है, हम फायर कर देंगे, हम उड़ा देंगे। तो इसलिए नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दैट इज़ प्रॉब्लम। और अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत पड़ती है या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, तो नॉर्थ कोरिया ने ईरान को भी एश्योरेंस दिया है कि वी विल सप्लाई यू द न्यूक्स, हम तुम्हें एटमी हथियार देंगे और तुम्हें टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो इस तरह से ये जो पोलराइजेशन है, जो डिवीज़न है बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, उसमें जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल एक साइड पे खड़े हैं और रशिया चाइना ये दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो ये जो ममालिक हैं ये ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए ईरान इजराइल वॉर हुई है। अब इजराइल वाज आल्सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड ईरान वाज ट्राइंग टू बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। So this was a dangerous development। और फिर अदर नेशंस रेडी टू हेल्प ईरान। यहाँ से मैं दोबारा कि भी वो अमेरिका और इजराइल की वजह से वो दूसरी पावर्स हैं वो इसको सपोर्ट करने को तैयार होंगी। तो ये इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, ज़ाहिर है ख़िता न्यूक्लियराइज होगा। और फिर मैंने बताया कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि सुन्नी स्टेट जो हैं वो भी न्यूक्लियराइज हो सकती हैं। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि अगर ये कि इन केस of exchange of nuclear weapons, you can imagine the consequences। तो United Nation is a silent spectator, कुछ नहीं कर रहा। ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि इस एटॉमिक प्रोग्राम्स को वॉच करती है सारी कंट्रीज़ के, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो
जो जो जो जो इसका जो बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि कोई कंट्री 4% से बियॉन्ड न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं बनाएगा। अगर 4% को क्रॉस करेगा तो ये अलर्ट हो जाएगी और ये ख़तरे की घंटी बजा देगी। तो इसलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया 1987 में, इसने इजराइल को कंडेम नहीं किया, इसके इंस्पेक्टर इजराइल में नहीं गए, किसी मुल्क ने इजराइल को कंडेम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब ईरान ने कोऑपरेट भी किया इस एजेंसी के साथ, ईरान ने अपने इंस्पेक्टर भी अलाउ किए कि आप आके विज़िट करें इसके, तो इसके बावजूद ईरान के ऊपर एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होती रही। तो ये और फिर एनपीटी, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के होते हुए आप देख लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह बढ़ रहे हैं, कि किस तरह से मज़ीद कंट्रीज़ न्यूक्लियर हुए हैं और उनकी वजह से मज़ीद कौन से न्यूक्लियर हो सकते हैं। तो ये जो है, तो ये इसका मतलब ये है कि ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रीटीज़ दे आर गेटिंग इररेलेवेंट एंड ब्लैटेंट वायलेशंस आर गोइंग ऑन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कि ये ब्लैटेंट का मतलब है अंधाधुंध वायलेशन, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्म्स की कोई परवाह नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की कोई परवाह नहीं है, इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं है, और वो धंधा अपनी मॉडर्नाइजेशन में लगे हुए हैं। तो ये इनके अंदर हिपोक्रेसी छुपी हुई है, डबल स्टैंडर्ड छुपे हुए हैं। जब इजराइल करता है तो ये उस पर एतराज़ नहीं करते, जब ईरान करता है तो उस पर एतराज़ करते हैं, जब इंडिया न्यूक्लियर होता है उस पर एतराज़ नहीं करते हैं, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर होता है उस पर एतराज़ करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड हैं, ये हिपोक्रेसी हैं। इस तरह से तो फिर दुनिया में क्लैश ही बढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ही बढ़ते हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी जो मैं समझ रहा हूँ कि the nuclear war at the moment is imminent। ये फर्स्ट टाइम मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्लास के अंदर, कि पहले मैं नहीं दिया करता था, क्योंकि पहले मैं भी यही बिलीव करता था कि डेटरेंस वर्क करता है, कि दो न्यूक्लियर पावर जो हैं वो अवॉइड करती हैं और वो वॉर नहीं होती हैं। और हिस्ट्री भी यही है कि पूरी हिस्ट्री में two nuclear states have never gone to war because they know the consequences, mutual assured destruction। लेकिन मुझे अब फ्यूचर में ये लगता है कि अब इस वक्त जो हम वर्ल्ड है इस वक्त ज़्यादा इंतशार का शिकार है। इस वक्त दुनिया में कम अज़ कम 55 कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हो रहे हैं। इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में पहले कभी नहीं देखे गए। हमें तो सिर्फ पाकिस्तान का पता है, ईरान का पता है, गज़ा का पता है, इजराइल का पता है, सूडान का पता है, और इसी तरह हमें कॉन्गो का पता है। तो लेकिन इसके अलावा इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो दुनिया में चल रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट हेल्दी। तो इसलिए ये मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती अनफॉर्चुनेटली कि कोई एनपीटी एक्टिव हो जाएगी, एनपीटी को रोल प्ले करेगी, ये यूनाइटेड नेशन को रोल प्ले करेगी, ये सुपर पावर्स को रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए कंक्लूजन की तरफ ये है कि वी हैव टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, कि इंडिया को और तरह से ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान को और तरह से, इजराइल को और तरह से, ईरान को। तो इस तरह से तो फिर देखिए हार्ट बर्निंग ज़्यादा होती है। इस तरह से तो फिर जो है ना कि ये जब इंसाफ ना होना और ट्रांसपेरेंसी ना हो तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स हों और मुनाफ़कत हो, हिपोक्रेसी जो मैं दोबारा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं रोक सकते। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हों, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ हों, कि सबके लिए वही फार्मूला हो, अमेरिका के लिए भी वही हो, इजराइल के भी वही हो, और बाकी ममालिक के लिए भी वही हो। और ये अंधाधुंध जो वायलेशंस हो रही हैं ये स्टॉप की जाए। जो नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि स्पेस में आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, आप जो फ्यूचर के जो वॉरफेयर्स हैं वो सेट आप ही तो आपने देखा ना कि अभी पाकिस्तान और इंडिया में
में वॉर हुए हैं तो हमारे 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 जैमर्स ने काम किया, हमारी टेक्नोलॉजी ने काम किया है कि वहाँ से हम लोगों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ इंडिया के तैयारे गिराए हैं। तो जो अगली वॉर हो रही है वो सैटेलाइट से होगी, वो सैटेलाइट से फायर किए जाएंगे। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। और फिर ये तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड का एक ख्वाब है ना, कि जो NPT को लाने का मकसद क्या था कि द वर्ल्ड शुड बिकम न्यूक्लियर वेपन फ्री। ओके, दैट सीम्स टू बी इल्यूजनरी। वो मुझे ख़याली महबूबा लगती है, इल्यूजरी बिलावट जिसको आप अंग्रेज़ी में कह सकते हो। ख़याली महबूबा कि दुनिया वो आइडियल सिचुएशन की तरफ नहीं जा सकती, मुझे नज़र नहीं आती। न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड यूटोपिया, ये आप ऐसे भी आ चुका है। यूटोपिया का मतलब है अनप्रैक्टिकल स्कीम, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए अगर आप समझते हो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं होना चाहिए तो फिर इंसाफ होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बंद होनी चाहिए, हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, NPT की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और सबकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाना चाहिए कलेक्टिवली। तो ये नॉर्म्स को जो है ये फॉलो किया जाना चाहिए। तो अदरवाइज़ I don't see that the proliferation is going to contain, and I see the proliferation, not only that the proliferation will increase, but also the possibility of a nuclear conflict that has also risen at the international level.